के पूछ सकते हो। यहाँ पर इस लेक्चर के जो नोट्स है आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले थे, लेक्चर नंबर 4 है मेरा ये, और इस लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे यहाँ पे एल्किन की रासायनिक अभिक्रियाओं की। आज उसी क्रम में उसी के आगे अगला जो पार्ट है मैं वो लेके आया हूँ एलिलिक और वाइनिलिक प्रतिस्थापन का। रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई थी, एल्किन की रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं एलिलिक और वाइनिलिक प्रतिस्थापन। देखो क्या होता है एलिलिक और वाइनिलिक प्रतिस्थापन। एलिलिक एवं वाइनिलिक प्रतिस्थापन, देखो एलिलिक एंड वाइनिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन और वाइनिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये बोला जाता है कि जब एल्किन की अभिक्रिया CCl4 के साथ लो टेम्परेचर पर करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती है। एल्किन कौन सी अभिक्रिया देती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देती है। परंतु ये बोला जाता है कि जब एल्किन को उच्च ताप पर, क्या बोला, एल्किन को उच्च ताप पर या वाष्प अवस्था में किसी भी हेलोजनों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। मैंने यहां पर लिखा एलिलिक और वाइनिलिक प्रतिस्थापन कि जो एलिलिक हाइड्रोजन होता है ना, उस एलिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हो जाता है तो उसको एलिलिक प्रतिस्थापन बोला जाता है, और वाइनिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हो जाता है तो उसको अपन वाइनिलिक प्रतिस्थापन बोलते हैं। देखो यहां पे ये आप लोग देख रहे होंगे वाष्प अवस्था या हाई टेम्परेचर अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन देता है। और ये कौन सा है? अपन को पता है एलिलिक हाइड्रोजन होता है, या अपन बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलिलिक हाइड्रोजन, सॉरी वाइनिलिक हाइड्रोजन होता है ऐसे। ये Cl2 है, Cl2 से यहाँ पर रिएक्शन करके ये बन गया। ये क्या बना अपना? वाइनिल क्लोराइड बना, वाइनिल क्लोराइड। इसी प्रकार से देखो अगर अपन रिएक्शन करवाएं यहाँ 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और वाष्प अवस्था में, ये क्या है? ये अपना प्रोपिन है। इस प्रोपिन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? देखो इधर एलिल क्लोराइड बन गया, एलिल क्लोराइड। तो ये बोला जाता है कि वाइनिल हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वाइनिल प्रतिस्थापन कहलाता है, और एलिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एलिलिक प्रतिस्थापन कहलाता है। ये बोला जाता है अगर वाइनिल और एलिलिक दोनों ग्रुप प्रतिस्थापित होने वाला हो तो एलिलिक और वाइनिल में से एलिलिक प्रतिस्थापन बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। और इसका रीजन आप लोगों को पता ही होगा कि वाइनिल प्रतिस्थापन और एलिलिक प्रतिस्थापन की अगर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो अपन देखते हैं कि एलिलिक प्रतिस्थापन के दौरान एलिल मुक्त मूलक बनता है और वाइनिलिक प्रतिस्थापन के दौरान वाइनिलिक मुक्त मूलक बनता है। हम जानते हैं कि जो एलिलिक प्रतिस्थापन होता है तो उस एलिलिक प्रतिस्थापन में बनने वाला जो एलिल अपना जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, उस रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। जबकि वाइनिल के अंदर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं मिलता जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि एलिल हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है, क्यों? तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन आप लोगों ने देख ली। तो ये एलिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तो एलिलिक प्रतिस्थापन कहलाता है और वाइनिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वाइनिलिक हाइड्रोजन कहलाता है। आप लोग देखो एग्जाम्पल से अपन आराम से समझेंगे कि वाइनिल हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एलिलिक की तुलना में कम क्यों होता है। तो देखो इधर सबसे पहले ये Cl है, H न्यू, यहां से रेडिकल बनाए, रेडिकल बन गया। अब आगे देखो ये क्या है? प्रोपिन। इस प्रोपिन में डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वाइनिल हाइड्रोजन कहलाता है, वो डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कौन सा कहलाता है? अपना एलिल हाइड्रोजन कहलाता है। तो देखो यहां पे ये फिर रेडिकल है।
अब देखो मैं दोनों प्रकार के जो हाइड्रोजन है, ये तो वाइनिल हाइड्रोजन और ये अपना एलिलिक हाइड्रोजन है, दोनों का प्रतिस्थापन करवा के देखता हूं मैं, दोनों के हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके देखता हूं। तो देखो यहां से जब रिप्लेस करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, देखो यहां पे ये अपन को पता ही है फिर रेडिकल कैसे बनता है, यहां से भी तो ये बना, देखो बेटा CH3CH, ये वाला, ये कौन सा अपना वाइनिल मुक्त मूलक, और नीचे बन रहा है एलिल मुक्त मूलक। देखो यहां पे वाइनिल मुक्त मूलक के अंदर अपन को पता कोई रेजोनेंस नहीं होता, अनुनाद नहीं होता, तो ये कम स्थायी होता है, कम स्थायी। मैंने यहां लिख दिया वाइनिल मुक्त मूलक कम स्थायी। अब ये कम स्थायी क्यों होता है, तो अपन को पता ही है कि यहां पर रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, कि यहां पे वाइनिल मुक्त मूलक कम स्थायी होता है, यहां अनुनाद नहीं पाया जाता है, अनुनाद नहीं पाया जाता है। जबकि देखो इधर एलिल मुक्त मूलक अपना, इसका मैं आगे करवा देता हूं रेजोनेंस भाई। यहां से देखो रेजोनेंस कैसे होगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां, स्थायी अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब देखो ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो गया। अब आगे देखो इसमें इसकी रिएक्शन अपन करवा दें Cl2 के साथ, तो ये बन गया अपना एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, इस मैकेनिज्म से अपन को ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों अभिक्रियाओं को अपन देखते हैं, तो दोनों अभिक्रियाओं के अंदर एलिल और वाइनिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाते हैं, तो वाइनिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होने पर वाइनिलिक मुक्त मूलक बनता है और एलिलिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने पर एलिल मुक्त मूलक बनता है। और अपन को पता है कि वाइनिल के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता, इसकी वजह से वो स्टेबलाइज्ड नहीं होता है। और अपन को पता है कि जब इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है या ज़्यादा स्थायी होता है ना, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्थायी होता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे एलिल मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है, उसमें रेजोनेंस पाया जाता है और उस रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है और इससे बनने वाला आगे का प्रोडक्ट है वो भी स्थायी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वाइनिल हाइड्रोजन की प्रतिस्थापनीयता एलिल हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक है। एक बार आप लोग देख लो, इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो एलिल हाइड्रोजन है ना, उस परमाणु का, एलिल हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक का भी उपयोग करते हैं अपन, एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड। ठीक है, तो वह भी देख लो, क्योंकि पूछ लेता है कई बार NBS से रिएक्शन पूछ लेता है वो। देखो यहाँ पे ये प्रोपिन है, अगर ब्रोमीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाना हो तो अपन NBS ले लेते हैं। वहाँ पे क्या ले लेते हैं? NBS, एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड। ये एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड होता है भाई, इसको बोला जाता है NBS, एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड बोलते हैं इसको। एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड के द्वारा एलिल हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और ये तुम्हारा ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहां से रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है भाई। एलिल ब्रोमाइड बन गया अपना। ठीक है, ये एलिल ब्रोमाइड है। देखो अब आगे यहाँ पे
ये साइक्लोहेक्सिन है। इस साइक्लोहेक्सिन के अंदर यहाँ पर ये दोनों के दोनों कौन सी पोजीशन है, एलिल पोजीशन है। इसकी भी रिएक्शन अगर NBS के साथ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ NBS एन-ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देखो बेटा कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो, दोनों एक ही प्रकार के प्रोडक्ट है, ये सेम प्रोडक्ट है, अलग अलग नहीं है, कोई सा भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये बोला जा सकता है कि एलिल हाइड्रोजन परमाणु का अगर ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापन करना होता है, एक विशिष्ट अभिकर्मक यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एन-ब्रोमा सक्सिनामाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपना बन गया 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन। आप लोगों को पता ही होगा कि नंबर 1 कहाँ से दिया जाता है। ठीक है, 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन है ये। तो ये अपनी थी एलिलिक और वाइनिलिक प्रतिस्थापन। देखो अपना आगे की रिएक्शन है, अपन ने यहाँ पर वाइनिलिक प्रतिस्थापन और एलिलिक प्रतिस्थापन देख लिया। इसी चैप्टर की लास्ट पार्ट है, वह है एल्किनों का बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन्स। ये बोला जाता है कि जो एल्किन्स होते हैं उसके छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बहुत बड़े अणु बनाते हैं। इस प्रकार से जो एल्किन के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बड़े यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको बहुलीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये बोला जाता है कि ये जो रिएक्शंस होती है कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक महत्व की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज मेथड में यूज होती है, अपन बोल सकते हैं इंडस्ट्री में यूज होती है रिएक्शंस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक जो होती है वो भी एक तरह से प्लास्टिक हुआ, पॉली वाइनिल क्लोराइड हुआ, टेफ्लॉन हुआ, ये जो पदार्थ होते हैं जो अपने इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं अपने यूज आते हैं, इनको बनाने के लिए इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस का यूज किया जाता है, पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है वो उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार की होती है। किसकी प्रकृति के आधार पर, उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर, कैटालाइज्ड की प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, एसिड कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन, बेस कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पर ऑक्साइड कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस और जिगलर नाटा कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। 4 प्रकार की रिएक्शंस अपन देखेंगे, बारी बारी से एक एक रिएक्शंस को देखते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि बहुलीकरण अभिक्रियाएं किसको बोलते हैं, कि वे अभिक्रियाएं जिन एल्किन के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बहुत बड़े अणु बनाते हैं, इन अभिक्रियाओं को अपन बहुलकीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे उच्च दाब पर ये रिएक्शंस करती है, जैसे ये एथीन है या एथिलीन बोल सकते हैं इसको। ये अपनी पॉलीथीन बन गई, इसको अपन एथिन बोल देते हैं। इस तरह से रिएक्शंस होती है कि जिसमें एल्किन के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बहुत बड़े अणु बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं को अपन बहुलीकरण अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे ये बोला जाता है उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार की रिएक्शंस होती है। तो उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार की रिएक्शंस में से अपन सबसे पहली जो रिएक्शन है उसकी बात करने में जा रहा हूँ। सबसे पहले जो अपनी रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, एसिड कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। देखो इसमें क्या होता है, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण के अंदर ये एक तरह से जो अपन ने देखा था ना, एडिशन ऑफ वाटर देखा था, वहाँ पर भी अपन ने देखा था एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती थी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर कोई अम्ल आता है, जैसे अपन बोल सकते हैं H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति के अंदर जो एथिन है या एल्किन है, उसके छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं। तो पहले तो कार्बोकेटाइन बनता है, एक कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ जुड़ेगा, इस तरह से ये जुड़ते हुए आगे तक चले जाते हैं। और लास्ट में फिर क्या होता है, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ से बगल वाला जो कार्बन होता है वहाँ से एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन रिमूव हो जाता है। प्रोटॉन रिमूव होकर रिएक्शन को बंद कर देता है और वहाँ से अपन को एक प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो देखो इसकी मैकेनिज्म या ये रिएक्शन किस तरह से होती है, इसको देख लो आप लोग। जैसे ये बोला जाता है, इस अभिक्रिया के अंदर अपन एल्किनों को अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3
आइसोब्यूटिलीन, ये n अणु अपन ने ले लिए, जो कि सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया कर लेता है। कल अपन देख रहे थे वहाँ पर जो एडिशन ऑफ वाटर था, वहाँ पर भी इस तरह से रिएक्शन हो रही थी। और इसके अंदर देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होता है। CH3 CH CH2 पॉलीआइसोब्यूटोल, इस तरह से ही रिएक्शन हो जाती है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो आप लोग आराम से देख लोगे। इसकी जो मैकेनिज्म है ना, बड़ी आसान मैकेनिज्म है, ठीक है। क्रियाविधि देखो बेटा इसकी, अम्ल उत्प्रेरित रिएक्शन है भाई। देखो कि कोई एल्किन का एक अणु आएगा H+, ये इस तरह से रिएक्शन करते हैं और इसमें क्या बना आप लोग देख रहे होंगे, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है अगले एल्किन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो इधर, इस तरह से, और ये एक डाइमर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब देखो यहां पर इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन पे, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। यहां पर दो जुड़ गए तो इसको अपन बोलेंगे द्विलक कार्बोकेटाइन। फिर आगे ऐसे ही रिएक्शन होगी, एक एल्किन का अणु आएगा दोबारा और ये वापस रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, RCH+ CH2 और CH2 के साथ। इस तरह से क्या बनेगा, ये त्रिलक कार्बोकेटाइन। ये देखो CH2 और CH2 इसमें तीन जुड़ गए तो इसको अपन क्या बोल देंगे, त्रिलक कार्बोकेटाइन। त्रिलक कार्बोकेटाइन। इस तरह से रिएक्शन आगे चलती रहती है। तो लास्ट में अपन को एक मिल जाता है, एक बहुत बड़ा पॉलीमर मिल जाता है। उस पॉलीमर में से अपन बोल सकते हैं कि बहुलक कार्बोकेटाइन मिलता है। इस तरह से आगे बहुत सारे अणु जुड़ते हैं और बहुलक कार्बोकेटाइन में से एक प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है, मतलब एक प्रोटॉन को निकाल कर ये एक उदासीन बहुलक में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ तक चली रही थी अपनी रिएक्शन। अब देखो इधर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक उदासीन बहुलक कार्बोकेटाइन कैसे बनता है कि ये इस तरह से ये बहुत सारे अणु इसमें जुड़ते रहते हैं और एक लास्ट में अपन को क्या मिलता है, बहुलक कार्बोकेटाइन बन गया है। ये लो इस तरह से।
अब लास्ट में क्या होता है, अंतिम स्टेप पद में क्या होता है कि यहां से एक प्रोटॉन ये इस तरह से निकाल देगा H+ के रूप में, और एक उदासीन बहुलक बना देगा। ये क्या बना देगा बेटा, एक उदासीन बहुलक बना देगा। इधर लिख देता हूं नीचे, है ना, दिख रहा होगा यहां पर, एक उदासीन बहुलक बना देता है। इस तरह से ये रिएक्शन खत्म हो जाती है। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म में अपन ने क्या किया कि H2SO4 है, एसिड कैटलाइज्ड बोला था मैंने, तो यहाँ से ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करेगा, H+ करके कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन जैसे बनेगा दूसरे एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा, दूसरे एल्किन के साथ रिएक्शन करके द्विलक कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसे तीसरे के साथ जुड़ के त्रिलक कार्बोकेटाइन, और ऐसे बहुत सारे जो अणु है ना आपस में जुड़ते जाएंगे और लास्ट में एक बहुलक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस बहुलक कार्बोकेटाइन से अपन क्या करते हैं, उदासीन बहुलक बनाते हैं। तो वहां से अंतिम पद के अंदर जो कार्बोकेटाइन होता है उसके बगल वाला जो कार्बन होता है उसका जो प्रोटॉन है वो वहां से निकल जाता है। इस तरह से ये बहुलक अपना बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, एसिड कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो अगली है परऑक्साइड उत्प्रेरित बहुलीकरण। इससे पहले अपन हम लोग प्रेरित बहुलीकरण की जैसे अपन ने बात की थी वैसे परऑक्साइड उत्प्रेरित बहुलीकरण अभिक्रिया होती है। ये बोला जाता है कि किसी कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर एल्किन के जो अणु हैं आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं। ये बहुलक कैसे बनाते हैं देखो आप लोग आराम से। CH3 CH2 कि एन अणु आपस में जुड़ जाएंगे और परऑक्साइड कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करके एन अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये रिएक्शन इस तरह से आगे होती रहती है। जैसे यहाँ पर बन गया प्रोपिन से पॉलीप्रोपिन बन गया अपना, ये प्रोपिन से पॉलीप्रोपिन। अब इसकी जो मैकेनिज्म है ना वो भी सेम टू सेम अभी अपन ने पढ़ा था वैसे ही है। अब इस मैकेनिज्म की बात करें, इसकी क्रियाविधि की अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोग किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। क्रियाविधि की अगर मैं बात करूं देखो बेटा, कार्बनिक परऑक्साइड ले लें अपन कोई भी, मान लो ये कार्बनिक परऑक्साइड, ये जो कार्बनिक परऑक्साइड होते हैं एल्किन के साथ रिएक्शन करेंगे अपन को पता है। इस तरह से रेडिकल बनाए और ये CH3CH यहाँ पर ये रेडिकल बन गया। इसके साथ दूसरा एल्किन का अणु आपस में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा अपना पता है, द्विलक मुक्त मूलक बनाएगा। ये जो मुक्त मूलक है यहाँ पे इसकी रिएक्शन वापस अपन एल्किन के साथ करवा देते हैं। CH3 ले लिया था, कोई बात नहीं। सेम टू सेम वैसे ही जो अपन ने भी किया था ना, कंफ्यूज होना ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये रेडिकल है, ये रेडिकल और ये रेडिकल बनेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा अपन को पास द्विलक मुक्त मूलक बन जाएगा। ये लो, ये द्विलक मुक्त मूलक बन गया भाई। ये द्विलक। अब ये बोला जाता है कि ये जो द्विलक मुक्त मूलक है इस तरह से जो आपस में अपन को पता है कि फिर रेडिकल रिएक्शंस होती है, श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है। तो ये रिएक्शन जब तक चलती रहती है जब तक इसको एल्केन के अणु मिलते रहते हैं। एल्केन के अणु मिलते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे और अंत में आपको पता है कि रिएक्शन समाप्त कैसे होती है कि जो दो मुक्त मूलक होते हैं वो आपस में आके जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर रिएक्शन को खत्म कर लेंगे। दो मुक्त मूलक आपस में आके जुड़ जाते हैं। तो देखो सब यहाँ पर ये कार्बनिक मूलक है, पहले रेडिकल बना, इस तरह से यहाँ पर ये द्विलक मुक्त मूलक बन जाता है। और फिर मैंने क्या बोला, अंतिम पद के अंदर जैसे एक तरह से अपन बोल सकते हैं ना इसकी मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं। प्रारंभन पद हो गया, ये संचरण प्रारंभन पद, ये दोनों स्टेप संचरण में आ गए।
इसके बाद अपना जो समापन होता है, टर्मिनेशन स्टेप होता है, वो कैसे होता है, इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर लिखना चाहो तो। ये वाला जो पहला है ये तो श्रृंखला प्रारंभन पद हो गया है ना, ये वाला, ये दोनों के दोनों संचरण पद हो गए जो आप रेडिकल रिएक्शन में अपन पढ़ते हैं, संचरण पद हो गया, प्रोपेगेशन स्टेप। और लास्ट में आता अपना श्रृंखला समापन पद, क्योंकि सभी रेडिकल रिएक्शंस ऐसे ही होती है। तो इसमें देखो इसी को अपन लिख लेते हैं, OR CH2 CH CH3 CH2 इस तरह से ये बहुत सारे अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं ना, वैसे के वैसे। आपस में ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। देख तो राना भाई नीचे आपस में देखो कैसे जुड़े हैं, कुछ भी नहीं है आपस में, इनको जोड़ दो। दिख रहा नहीं दिख रहा। अब ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला आपस में ऐड हो जाएगा। दो रेडिकल आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, रिएक्शन को खत्म कर लेते हैं। और कौन कौन से रेडिकल, एक रेडिकल अपने पास ये हो सकता था, और कौन कौन से रेडिकल हो सकते थे, देखो इसको मैं मिटा देता हूं ना, इसको आप लोग समझ लेना कैसे, और कैसे जुड़ सकते हैं, और कौन से रेडिकल हो सकते हैं। जैसे ये वाला है RO CH2 CH CH3 CH2 N, इसके साथ OR जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया, देखो RO CH2 CH3 CH2 N और कौन सा रेडिकल बचा हुआ, OR रेडिकल और बचे हैं। तो इस तरह से रिएक्शन खत्म हो जाती है। दो प्रकार के रेडिकल आपस में जुड़कर रिएक्शन को खत्म कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार एक जैसे रेडिकल है, इनको जोड़ दिया अपन ने, इनको जोड़ दिया और इनको जोड़ दिया, इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं परऑक्साइड उत्प्रेरित बहुलीकरण। परऑक्साइड में क्या बनता है, रेडिकल ही तो बनता है, तो ये अपन ने रेडिकल बना दिया। अब देखो आगे वाला, देखो अगली रिएक्शन अपनी क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण अभिक्रिया। ये बोला जाता है कि जब एल्किन के साथ कोई, एल्किन के डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो वह क्षार उत्प्रेरक के साथ बहुलीकृत होकर यहाँ पर बहुलक बनाती है। देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है, ये देख लो आप लोग। जैसे मान लो कि ये एल्किन है, ये इसको अपन बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड। इसके N अणु आपस में जुड़कर यह है एक्रिलोनाइट्राइल। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो CN है ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, आकर्षित समूह हो गया, या वाइनिल साइनाइड। वाइनिल कार्बन पे क्या लगा हुआ, साइनाइड, तो इसको वाइनिल साइनाइड भी बोलते हैं। जैसे वाइनिल क्लोराइड था ना, ये वाइनिल साइनाइड। ये क्षार उत्प्रेरित बहुलीकृत होके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है भाई, N। और इसको अपन बोल सकते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल।
ये रिएक्शन सबकी मैकेनिज्म एक जैसी है, अलग मैकेनिज्म नहीं है ये। या पॉलीवाइनिल साइनाइड, पॉलीवाइनिल साइनाइड कि सबसे पहले जैसे अम्ल में अम्ल आया है, पेरोक्साइड में पेरोक्साइड आया है, क्षार में क्षार आएगा। बहुत सारे जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, बहुलक कार्बेनाइन बना रहे थे, बहुलक कार्बोकेटाइन बना रहे थे, बहुलक मुक्तमूलक बना रहे थे। वैसे अपन को पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा। देखो कार्बेनाइन कैसे बनता है भी, इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इसकी क्रियाविधि को देखो, बहुत आसान क्रियाविधि देखो बेटा। इसकी क्रियाविधि, मान लो कोई बेस है क्षार, ये जो क्षार है ये रिएक्शन करेगा ऐसे, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये आगे, तो ये BCH2 CH- और साइनाइड, ये अपना कार्बेनाइन बन गया। अब ये जो कार्बेनाइन बना है आगे और रिएक्शन करेगा ये। अब जैसे ये आगे रिएक्शन कैसे करेगा देखो इधर, ये बन गया अपना द्विलक कार्बेनाइन। क्या बना बेटा, द्विलक कार्बेनाइन। ये द्विलक कार्बेनाइन हो गया। क्या बना, द्विलक कार्बेनाइन। अब ये जो द्विलक कार्बेनाइन है आगे फिर रिएक्शन करेगा, देखो मतलब रिएक्शन करके ये बना लेगा त्रिलक कार्बेनाइन, जो अपन ने अभी पढ़ के आए हैं। अपना ऐसा तो है नहीं कुछ कि कोई नया हो अपने लिए। CHCN CH2 CH- साइनाइड, ये त्रिलक कार्बेनाइन बन गया लो साहब। ये त्रिलक कार्बेनाइन। इस तरह से कार्बेनाइन बनते चलते हैं और बहुलक कार्बेनाइन बन जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो अपना सोलवेंट होता है, जो भी विलायक होता है, उस विलायक से यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रिएक्शन को उदासीन कर देता है और रिएक्शन खत्म हो जाती है और अपना बहुलक बन जाता है। देखो यहाँ पे अंत में क्या होता है बेटा, इस प्रकार ये अभिक्रिया आगे चलती रहती है और ये बनता है, देखो इधर BCH2 CH, इसको अपन आगे N CH2 सॉरी उसी को लिख रहा हूँ मैं, लास्ट वाला जो त्रिलक कार्बेनाइन है ना, उसी को एक तरह से देखा जाए तो। और लास्ट में ये क्या करता है, अंत में ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है और इस रिएक्शन को खत्म कर देता है भाई। अंत में ये रिएक्शन इस तरह से खत्म हो जाती है और ये क्या बन जाता है लास्ट में, उदासीन बहुलक। ये बन जाता है लास्ट में उदासीन बहुलक बन जाता है अंत में। देखो यहाँ पे ये आपस में जुड़ के यहाँ पे H+ एक्सेप्ट करता है और H+ जुड़ के यहाँ पे ये उदासीन बहुलक बना लेता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया खत्म हो जाती है। तो ये अपनी थी क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण अभिक्रिया। ठीक है बेटा। तो इसके बाद में एक और है, उसको भी देख लेते हैं, जिगलर-नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण। देखो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो पूरी का। देखो जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बहुलीकरण अभिक्रिया की बात करें अपन तो ये बोला जाता है कि वे एल्किन जिनका सामान्य सूत्र ये जो होता है ना, ये देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसी एल्किन हो कोई अपने पास R और R1,
इस तरह की कोई एल्किन हो तो वह जिगलर नाटा उत्प्रेरक के द्वारा बहुलीकृत हो जाती है आराम से। यहाँ पर R1 और R क्या है, ये कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकृत होकर यहाँ पर उदासीन बहुलक बनाती है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक जानते हो कि नहीं जानते हो आप? C2H5 का होल थ्राइज Al प्लस TiCl4, ये अपना जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर R3Al प्लस TiCl4, 12th क्लास में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से जहाँ तक जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसको कैसे करते हैं अपन इस रिएक्शंस को। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वे एल्किन जिनका सामान्य सूत्र ये वाला होता है ना, ये वाला, वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक बहुलीकरण अभिक्रियाएं देती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख लूँ RCH2 जिगलर नाटा उत्प्रेरक R1, ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे CH3, जैसे यहाँ पर H ले लिया, CH2, N अणु प्रोपिन, और ये पॉलीप्रोपिन। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइज Al प्लस TiCl4, ये अपना जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। इस तरह से ही रिएक्शंस हो जाती है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे 4 अभिक्रियाएं देख ली। ठीक है, तो ये अपनी बहुलीकरण अभिक्रियाएं हो गई। कौन कौन सी बहुलीकरण अभिक्रियाएं देखी अपन ने? अम्ल उत्प्रेरित देखा, पेरोक्साइड उत्प्रेरित देखा, क्षार उत्प्रेरित देखा और जिगलर नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण अभिक्रियाएं देख ली। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर था एल्किन वाला, ये आज खत्म हो गया। यहाँ पे कल के बाद कल जो वीडियो आएगा या परसों जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं साइक्लो एल्किन स्टार्ट करूंगा और 2 वीडियो के अंदर साइक्लो एल्किन को भी खत्म कर दूंगा। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर थे, एल्किन, साइक्लो एल्किन, ब्यूटाडाइन और एल्काइंस। तो ये खत्म हो गया आज। कल और परसों 2 लेक्चर के अंदर अपना एल्किन खत्म हो जाएगा और ऐसे इतने ही 7-8 लेक्चर के अंदर वो आगे वाला जो पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 4 पूरी हो जाएगी और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को जो भी वीडियोज है उनको देखते रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता सकते हो आप। थैंक यू सो मच।